बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। अक्टूबर के महीने का आगाज़ हो गया है। आज 2 अक्टूबर है, दिन है हफ्ते का। दो इंतहाई अहम स्टोरीज़ पर मैं बात करूंगा इस वीडियो में। एक तो अमेरिका और भारत की दोस्ती का बड़ा इम्तिहान सर पर आ गया है। ये इम्तिहान क्या है, किस तरीके से भारत और अमेरिका दोनों को अब बड़ा फ़ैसला करना होगा। साथ ही तीसरा मुल्क है रूस को भी फैसला करना होगा कौन किस कश्ती का सवार है और बैक वक्त भारत कितनी कश्तियों का मुसाफिर बन सकता है। बड़ा ही दिलचस्प किस्म की सूरत हाल है। इसके हवाले से मैं बात करूंगा क्योंकि आपको मालूम है कि S-400 रूसी साख्ता डिफेंस मिसाइल सिस्टम, इसकी पहली खेप भारत को दिसंबर के महीने में मिलनी है। वो कौन सी दो बड़ी वजूहात हैं जिसकी बिना पर अमेरिका के लिए ये मुमकिन नहीं है कि भारत को इजाज़त दे इस डिफेंस मिसाइल सिस्टम के इंपोर्ट की, आपके सामने रखूंगा। और साथ ही हम बात करेंगे कि इसी दौरान हमें मालूम है कि पाकिस्तान और रूस के दरमियान दिफाई शोबे में ताल्लुकात बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ख़ास तौर पर 2014 के बाद से। और 2 रोज़ कबल रूस के नायब वज़ीर दिफा अलेक्जेंडर फोमिन वो इस्लामाबाद में मौजूद थे। पाकिस्तान और रूस के दरमियान दिफा के शोबे में जो एक जॉइंट मिलिट्री कंसल्टेटिव कमेटी है उसका इजलास हुआ, जिसमें पाकिस्तान और रूस के दरमियान दिफाई शोबे में ताउन बढ़ाने के हवाले से कुछ मामलात तय पाए हैं। वो मामलात क्या हैं वो भी आपके सामने रख दूंगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। और ख़ास तौर पर जो अलेक्जेंडर फोमिन हैं, कर्नल जनरल अलेक्जेंडर फोमिन, रूस के नायब वज़ीर दिफा, उन्होंने पाकिस्तान और रूस के दरमियान दिफाई शोबे में बढ़ते हुए ताउन के हवाले से जो गुफ्तगू की उसको समझना बहुत अहम है। पहले बात कर लेते हैं S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। आप सबको मालूम है कि 2018 में $5 अरब का लगभग मुआहदा हुआ था भारत और रूस के दरमियान। भारत ये प्रोक्योर करने जा रहा है और इस साल दिसंबर के महीने में पहली खेप जो है वो भारत को मिलनी है। अब इसको समझने के लिए कि ये मामला किस तरीके से अमेरिका और भारत की दोस्ती का इम्तिहान है, आपको शायद इस बात का अंदाज़ा हो कि साल 2017 में अमेरिका में कानून बनाया गया था, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। इसको काटसा कहा जाता है। जिस वक्त क्राइमिया की एनेक्सेशन की रूस ने, उसके बाद ये कानून बनाया गया कि रूस के साथ कोई भी मुल्क, दुनिया भर में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन दिफाई साजो सामान परचेज़ करती है, उससे ख़रीदती है, उस पर अमेरिका जो है वो पाबंदियां लगाता है। अब ये पाबंदियां जो हैं वो अब तक 2 बड़े ममालिक हैं जिनके ऊपर लग चुकी हैं। एक है चीन, दूसरा तुर्की। तुर्की की कहानी बड़ी दिलचस्प है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिस्कशन मैं आपको बताऊंगा कि तुर्की पर इन पाबंदियों की वजह क्या है। तुर्की नेटो एलाई है, अमेरिका का इत्तेहादी है, लेकिन तुर्की को जो सैंक्शन किया गया, डोनाल्ड ट्रंप जाते जाते जिस वक्त दिसंबर के महीने में उनका टेन्योर बिल्कुल अपनी सांसें, आखिरी सांसें ले रहा था, उस वक्त उन्होंने तुर्की के ऊपर ये पाबंदियां लगाई। उसकी वजह क्या थी? चाइना के ऊपर पाबंदियां। जाहिर है कि अमेरिका क्योंकि चाइना को अपना दुश्मन मुल्क समझता है, अपना हरीफ मुल्क समझता है, इस वजह से चाइना के ऊपर पाबंदियां जो हैं वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन रूस दुनिया का दूसरा बड़ा एक्सपोर्टर ऑफ आर्म्स है। दुनिया में सबसे ज़्यादा असलहा अगर फ़रोख्त करने वाले ममालिक देखें तो उसमें दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है रूस। जबकि असलहा इंपोर्ट करने की बात की जाए तो भारत दुनिया का दूसरा बड़ा आर्म्स इंपोर्टर है। भारत से ज़्यादा साल 2020 में अगर किसी मुल्क ने असलहा इंपोर्ट किया था वो था किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। तो भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है और दुनिया भर के जो आम एक्सपोर्टर हैं, जो असलहा सप्लाई करने वाले ममालिक हैं, उनकी ज़ाहिर है कि दिल ललचाता होगा कि भारत जैसा मुल्क, उसके साथ हमारे ताल्लुकात बेहतरीन रहें, वो हमारे से असलहा ख़रीदे। आखिरकार वो अपनी आवाम का पैसा जो उनके ऊपर लगना चाहिए वो चाहते हैं कि वो लगे, वो मिले हमें, हम उसको असलहा बेचें। और फिर जाहिर है कि ये जो असलहे के बड़े बड़े व्यापारी मुल्क हैं ये चाहते हैं कि जिन ममालिक को असलहा बेच रहे हैं उनकी लड़ाइयाँ चलती रहें, तनाज़ात चलते रहें, ताकि उनका बिज़नेस जो है वो चलता रहे। अब इसी सारे मामले में 2018 में मैं बता चुका हूँ कि ये $5 अरब की डील हुई थी और इंडिया जो है उसके ऊपर अमेरिका ने अभी तक कई मौक़े के ऊपर प्रेशर ज़रूर डाला है कि भारत जो है वो बाज रहे इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को प्रोक्योर करने से। लेकिन अभी तक भारत डिटर्मिन्ड नज़र आता है कि वो रूस से अपना दिफाई साजो सामान लेने का सिलसिला जारी रखेगा। लेकिन ये सिलसिला कब तक जारी रह सकता है? जो अमेरिका और भारत है इनके दरमियान लीमुआ, कमकासा, बैका, ये 3 बड़े मुआहदे हैं दिफाई शोबे में, जिसमें अमेरिका
ने भारत को स्टेट ऑफ द आर्ट मिलिट्री इक्विपमेंट भी फराहम करना है और उनकी जो भारत है, भारत की रसाई अमेरिका के जो सैटेलाइट, रियल टाइम सैटेलाइट इमेजिंग के जो उनके शोबा है उसके साथ उनकी रसाई है, उनको इन्फॉर्मेशन उसके बुनियाद पर भी दी जाती है। आप अमेरिका की सेंसिटिविटी का अंदाज़ा लगाएं कि अमेरिका कितना हसास है इस मामले पर कि जो उनके डिफेंस आर्टिकल्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन किसी को ना मिले। अभी चंद रोज़ पहले मैं वीडियो की थी जिसमें मैंने तज़किरा किया कि जो बिल अमरीकी सेनेट में पेश किया गया है अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इन मामलात के हवाले से बड़ी तफसील से मैं उसके ऊपर बात कर चुका हूँ। उसमें बाकायदा उस कानून में भी ये चीज़ मौजूद है कि अमरीका जो दिफाई साजो सामान अफ़गानिस्तान में छोड़कर वहाँ से इनखला कर गया है, वो दिफाई साजो सामान इस वक्त कब्ज़े में है तालिबान के, और अमेरिका इस कानून के तहत एक ऐसा निज़ाम बनाना चाहता है जिसके तहत या तो ये साजो सामान वापस ले लिया जाए या फिर इसको अफ़गानिस्तान में तबाह कर दिया जाए, ताकि ये जो दिफाई साजो सामान है ये ख़ास तौर पर ईरान, चीन या रूस, ये 3 ममालिक नाम लेकर लिखा गया कि इन तक भनक भी नहीं पड़नी चाहिए कि हमारा जो दिफाई साजो सामान है उसमें कौन से सिस्टम्स मौजूद हैं या किस तरीके से वो ऑपरेट होता है। अब इसी हवाले से जो अमेरिका का अब तक पैगाम रहा है अपने तमाम एलाइज़ को और दुनिया भर के ममालिक को कि अगर आपने फ़ैसला करना है, आप फ़ैसला करें कि आपने रूसी साख्ता AK-47 बंदूकें लेनी है या फिर अमेरिका और उसके इत्तहादियों के साथ बेहतरीन किस्म का दिफाई ताउन और दिफाई साजो सामान चाहते हैं। अब इस सारे मामले में ज़ाहिर है कि जो S-400 है इसका एक बड़ा मसला जिसकी वजह से तुर्की को रोका गया। आपको मालूम है कि तुर्की नेटो एलाई है और तुर्की ने जब ये फ़ैसला किया कि वो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ले रहा है रूस से, और ये सारा मामला शुरू हुआ था जब पहले वो लेना चाहता था पैट्रियट जो कि अमरीकी साख्ता मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, लेकिन पैट्रियट के मामले में तुर्की और अमेरिका के दरमियान रखना इस बात पर आया था कि तुर्की चाहता था कि टेक्नोलॉजी का भी पार्शल ट्रांसफ़र किया जाए और इन मिसाइलों की तामीर जो है, जो इनको बनाने का मैन्युफैक्चरिंग का अमल है, वो उसमें जो पोर्शन ऑफ इट है वो तुर्की को ट्रांसफ़र कर दिया जाए, तुर्की में बने ये मिसाइल। अमेरिका ने इससे इनकार कर दिया था। उसके बाद तुर्की ने मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 लेने का फ़ैसला किया। साइड बाय साइड तुर्की का एक मुआहदा नेटो एलाई होने की वजह से F-35 तैयार है, दुनिया के जदीद तरीन तैयारे, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी उनमें मौजूद है, रडार उनको कैच नहीं कर सकता, उससे बड़ी हद तक वो बचे रहते हैं। लेकिन जो नेटो एलाइज़ हैं, ख़ास तौर पर अमेरिका और उसके इत्तहादी, उनको सबसे बड़ा मसला तुर्की के S-400 लेने से ये था कि S-400 जो डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, उसके साथ एक रडार आता है। रडार का जो सिस्टम है वो ज़रूरी है उन अहदाफ को, उन टारगेट्स को ट्रैक करने के लिए जिससे S-400 के ज़रिए जिनको निशाना बनाना है। अब यही जो रडार सिस्टम है उसके हवाले से अमेरिका और उसके इत्तहादी बहुत स्केप्टिकल हैं। उन्हें ये लगता है, बल्कि उन्हें ये यकीन है कि ये रडार जो F-35 तैयारे अगर दे दिए जाते हैं तुर्की को, उनके चलने का तरीक़ा कार, उनके ऑपरेट करने का, उसका जो ख़ास तौर पे एक बड़ा हसास किस्म का डेटा है उसको कैच करके ट्रांसफ़र करेगा मॉस्को, और मॉस्को को यानी कि रूस को पता होगा कि F-35 तैयारों की टेक्नोलॉजी किस तरीके से है, वो किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, और उसको काउंटर करने का तरीका रूस हासिल कर सकता है। यही मामला अब भारत के साथ नज़र आता है। ये पहली बड़ी बुनियादी वजह है कि अमेरिका, क्योंकि भारत को डिफेंस आर्टिकल्स सप्लाई करता है, आर्म्स एक्सपोर्ट करता है, अमेरिका नहीं चाहेगा किसी भी सूरत के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के साथ आने वाला रडार अमरीकी असलहे के हवाले से सेंसिटिव डेटा जो है उस तक रसाई रूस को दे दे। एक बड़ी वजह यह है। दूसरा, अगर अमेरिका भारत के ऊपर पाबंदियां नहीं लगाता तो फिर आसियान रीजन के जो ममालिक हैं जिनके साथ अमेरिका जिन पर बड़ा फोकस कर रहा है इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के हवाले से, वो रूस से असलहा ख़रीदते हैं, बड़े पैमाने पर ख़रीदते हैं। अगर भारत पर पाबंदियां नहीं लगाएगा तो फिर इन ममालिक को, जो आसियान रीजन है, इन ममालिक के ऊपर भी फिर अमेरिका पाबंदियां नहीं लगा पाएगा, क्योंकि एक प्रेसिडेंस, एक मिसाल कायम हो जाएगी कि अगर भारत पर पाबंदियां नहीं लगी तो फिर हमारे ऊपर पाबंदियां क्यों लगाई जा रही हैं। ये दो बड़े मामलात हैं, लेकिन भारत और अमेरिका की दोस्ती का इम्तिहान जो है वो इस वजह से भी है कि मामला सिर्फ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का नहीं है। साल 2023 में रूस ने 2 बड़े फ्रीगेट्स, कुल मिलाकर 4 फ्रीगेट्स जो हैं वो फराहम करने हैं, जो एडमिरल ग्रोगोरोविच क्लास के
वर्शन हैं, फ्रिगेट्स हैं, फाइटर जंगी बहरी जहाज़ हैं, और ये अपग्रेडेड वर्जन है तलवार क्लास का। यांटर शिपयार्ड के ऊपर 2 जहाज़ तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं अपने आखिरी मराहिल में, और अगले जो 2 जहाज़ हैं जंगी बहरी जहाज़ वो गोवा के शिपयार्ड पर बनाने हैं रूस ने। और ये 4 फ्रीगेट्स और फिर इसी तरह 2025 में न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन एक आबदोज़ है वो फ्राहम करनी है। ये तीसरी आबदोज़ होगी जो रूस की तरफ से भारत को दी जाएगी। तो एक के बाद एक बड़ा मुआहदा। अगर अमेरिका अब S-400 की वजह से भारत के ऊपर पाबंदियां नहीं लगाता कि भारत नाराज़ हो जाएगा और चीन के ख़िलाफ़ हमारी जो लड़ाई है उसमें हमारा पार्टनर उस तरीके से इफ़ेक्टिवली नहीं रहेगा, अगर इस बुनियाद पर अमेरिका पाबंदियां नहीं लगाता तो आने वाले दिनों में जो मज़ीद असलहा रूस से भारत ने हासिल करना है उसके ऊपर भी उसको चुप साधनी पड़ेगी। अब ये सारा मामला मुझे अंदाज़ा है कि ये क्योंकि टॉपिक ऐसा है, मैं और मेरे बहुत ज़्यादा जो व्यूवर्स हैं वो इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, इस वजह से मैंने कहा कि मैं इसको आपको मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन कर दूं। साथ ही आपको मालूम है कि जो रूस के वज़ीर ख़ारजा हैं सरगेई लावरोव, वो जब अप्रैल के महीने में आए थे उन्होंने बड़े वाशगाफ अंदाज में भारत में खड़े होकर ये कहा था कि कटिंग एज मिलिट्री टेक्नोलॉजी अगर देने वाला कोई मुल्क है भारत को तो वो रूस है। और फिर साथ ही उन्होंने दबे लफ्ज़ों में जो इंडो पैसिफिक रीजन के हवाले से एशियन नेटो बनाने की बातें हो रही हैं, अमेरिका और भारत के दरमियान जो बढ़ते हुए दिफाई ताल्लुकात हैं उनको बड़े ढके छुपे अंदाज में निशाना बनाया था। रूस भारत और अमेरिका के दरमियान बढ़ते हुए ताल्लुकात का हामी नज़र नहीं आता। और साइड बाय साइड जिस वक्त वो आए सरगेई लावरोव इस्लामाबाद में, वही अप्रैल का पहला हफ्ता, आपको याद होगा कि उस वक्त रूसी वज़ीर ख़ारजा ने किस तरह पाकिस्तान और रूस के दरमियान तमाम शोबों में ख़ास तौर पर दिफाई शोबे में ताल्लुकात को बढ़ाने की, एंटी टेररिज्म इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से और पाकिस्तान को असलहे की फराहमी के हवाले से बातचीत की गई थी। उसी सिलसिले में अब मामलात आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान और रूस के दरमियान जो पहला मुआहदा हुआ था दिफाई ताउन का वो 2014 में, उसके बाद से एक जॉइंट कमेटी बनाई गई थी, उसकी तफसीलात मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये जो जॉइंट कमेटी है JMCC पाकिस्तान रशिया जॉइंट मिलिट्री कंसल्टेटिव कमेटी, इसकी मुलाकात हुई है 2 रोज़ पहले। इस्लामाबाद में मौजूद थे रूस के नायब वज़ीर दिफा कर्नल जनरल अलेक्जेंडर फोमेन, उनके साथ मुलाकात हुई पाकिस्तान के सेक्रेटरी डिफेंस की। और उसके बाद ख़बर मैं आपको बता देता हूं कि बुध के रोज़ जो इस्लामाबाद में मुलाकात हुई उसमें रूस और पाकिस्तान ने 2 तरफ़ा अस्करी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। जो बायलैटरल मिलिट्री कोऑपरेशन है उसको बढ़ाने के हवाले से इत्तफ़ाक़ किया है। और दिफाई ताउन का जो इत्तफ़ाक़ है इस कमेटी में इसका जो है वो फ़ैसला हुआ। डिफेंस सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मियाँ मोहम्मद बिलाल हुसैन मौजूद थे और रूस की तरफ से जनरल अलेक्जेंडर फोमेन मौजूद थे। इस सारे मामले पे जो इत्तफ़ाक़ है उनमें 3 से 4 शोबे हैं जिनको बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। जो डिफेंस टाइज़ हैं उसमें ख़ास तौर पर इंटेलिजेंस कोऑपरेशन के जो इंटेलिजेंस मालूमात हैं उनका तबादला जो है वो पाकिस्तान और रूस के दरमियान किया जाएगा। जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग के हवाले से बात की गई है। इसी तरीके से जॉइंट एक्सरसाइजेज़ के मज़ीद फ़ौजी मशक़ें, 2 तरफ़ा फ़ौजी मशक़ें वो की जाएंगी। और ये मामला ज़ाहिर है कि भारत जो है वो नहीं चाहेगा किसी तरह भी कि रूस जो है वो रूस और पाकिस्तान के दरमियान इस किस्म का दिफाई ताउन बढ़े। अब जो जनरल फोमेन है वो जब यहाँ से वापस रवाना हुए, वापस जाने के बाद जो रशियन न्यूज़ वायर है तास, उसने उनको कोट किया और उसमें जो 2-3 बातें हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। उन्होंने कहा कि ड्यूरिंग द नेगोशिएशंस द साइड्स प्रेज्ड द डायनामिकली डेवलपिंग म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशंस इन द मिलिट्री स्फीयर एंड कंफर्म्ड देयर इंटेंशन टू एंगेज द एग्रीगेटेड पोटेंशियल इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द मिलिट्री कोऑपरेशन विद मैक्सिमम एफिशिएंसी। एक तो दिफाई ताउन को बिल्कुल मौसर अंदाज में उसका जितना पोटेंशियल मौजूद है पाकिस्तान और रूस के दरमियान उसको बढ़ाने का फ़ैसला किया। लेकिन साथ ही वो ये कहते हैं कि he noted that Pakistan was one of the few states with which Russia continued to hold previously planned events despite the difficult epidemiological situation in the world। कि जो कोरोना वायरस की वजह से सूरत हाल है, बहुत सारे ममालिक के दौरे और उनके दरमियान मुलाकातें मनसूख हुई, लेकिन पाकिस्तान उन चंद रियासतों में से एक है जिसके और रूस के दरमियान कोई भी मीटिंग अफेक्ट नहीं हुई, उनको जो है वो कैंसिल नहीं करना पड़ा। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा याद कीजिए कि
मैं इस हवाले से मुतअद्दिद वीडियोस कर चुका हूँ कि रूस और भारत के दरमियान हर साल एक सरबराह इजलास होता है, या व्लादिमीर पुतिन या जो भी रूसी सदर हो वो ट्रैवल करता है, एक साल भारत आता है मुलाकात के लिए, और भारत के जो वज़ीर आज़म है वो अगले साल जाता है रूस। साल 2020 वो था जिसमें भारत और रूस के दरमियान कोई मुलाकात नहीं हुई, और इस साल भी अभी तक हालांकि ना कैंसिल करने का ऐलान किया है लेकिन शेड्यूल भी नहीं हुई। उम्मीद तो ज़ाहिर है कि यही है कि अगर भारत S-400 लेने से पीछे नहीं हटता तो उस सूरत में व्लादिमीर पुतिन का दौरा जो कि ड्यू है वो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं कि हमारी पाकिस्तान के साथ कोई मुलाकात अभी तक कैंसिल नहीं हुई। अफ़गानिस्तान के मामले पर इस मुलाकात में अहम बातचीत हुई। इसी तरह जो है ये भी तय हो गया कि JCC की जो JMCC है, जॉइंट मिलिट्री कंसल्टेटिव कमेटी मीटिंग, ये इसका अगला जो इजलास है ये होगा 2022 में रूस में, और पाकिस्तान और रूस अपना दिफाई ताउन इसी तरह आगे बढ़ाते रहेंगे। इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, अगले 2 माह बहुत अहम है इस सारे मामले को समझने के लिए। रूस किस हद तक एक ऐसे मुल्क को, भारत को वेपन्स सप्लाई करता रहेगा, कटिंग एज मिलिट्री इक्विपमेंट देता रहेगा, अगरचे ये प्योरली बिजनेस है, और जितनी बड़ी दुनिया की कुव्वतें हैं जो असलहे का कारोबार करती हैं वो बहुत सारे मामलात हैं। ओकस पैक्ट जब हुआ उसमें हमने देखा इस चीज़ को किस तरीके से फ्रांस वो अपने इत्तेहादी से लड़ पड़ा, अभी तक जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ किस तरीके से नाराज़ है, उनकी UK के साथ पार्टनरशिप के ऊपर कितनी बड़ी दरार पड़ी है, अमेरिका के साथ ताल्लुकात कैसे, और ये सारा ज़ाहिर है कि मामला जुड़ा था उस पैसे से जो कि आर्म्स डील के नतीजे में फ्रांस को मिलना था। इसी तरीके से रूस जो है उसके हाथ से एक बड़ा कस्टमर निकल रहा है, अगर निकलता है तो ज़ाहिर है कि रूस ने भी ये देखना है मामला, और फिर रूस ने ये भी देखना है कि किस तरह वो एक ऐसे मुल्क भारत को असलहा सप्लाई करेगा जो इस रीजन में रूस और चीन इन 2 ममालिक के ख़िलाफ़ काम कर रहा है, अमेरिका का पिट्ठू बनकर। इंटरेस्टिंग जो है वो ये सारी जो सिचुएशन है वो डेवलप हो रही है। देखता रहूँगा इस सारे मामले को। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।